देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो है लॉस ऑफ स्टॉक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग का दो टॉपिक रहेगा इसमें, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक का जो भी क्वेश्चंस था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक इसी का ही, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी इंसिडेंट ऑकर्ड होता है, ठीक है, एक्सीडेंटली, उसमें हमें अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो कैसे करके क्लेम मिलेगा, तो वो था स्टॉक लॉस के ऊपर किया गया इंश्योरेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, लाइक जैसे मान लो फायर ऑकर्ड होना, ठीक है, जैसे यहाँ तो सारे क्वेश्चन हमें फायर ऑकर्ड पे ही मिलते हैं, तो फायर ऑकर्ड हुआ है तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है एज इट इज तो रह नहीं सकता है, ठीक है, तो सेल कम हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर आग लगा होगा तो बिजनेस तो एज इट इज रन नहीं करवा पा रहे हैं, तो सेल तो कम होगा ही होगा। और अगर सेल कम होगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट ये आएगा कि जो प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे थे, ठीक है, वो भी हम लोग का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होता है, जैसे अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग का जो स्टॉक रिडक्शन हो जाएगा उस पे हम लोग कैसे जो है इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो वैसे ही अगर हम लोग चाहे ऐसा कर सकते हैं, बिजनेसमैन ऐसा सोच सकता है कि अगर कभी मेरे गोडाउन में या मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस में फायर अकर होता है तो मेरा सेल पहले जैसे नहीं चलेगा, तो मेरा प्रॉफिट भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो जो प्रॉफिट लॉस होगा फायर ऑकर होने की वजह से, उस पे हम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। मतलब ऐसा पैटर्न रहता है, ऐसा सिस्टम रहता है, तो कोई चाहे तो अपने लॉस प्रॉफिट को, ठीक है, प्रोबेबल लॉस प्रॉफिट के ऊपर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे डिसलोकेशन पीरियड। ये क्या होता है? डिसलोकेशन पीरियड का मतलब होता है कि बिजनेस जब अपने हालत में नहीं है, ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, मतलब डिसलोकेट हो चुका है, मतलब अपने प्लेस से हट चुका है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड का मतलब है कि बिजनेस जब तक खराब हालत में है, ठीक है, एज इट इज नहीं है, तब तक हम लोग उसको बोलेंगे डिसलोकेशन। मतलब रिकवरी पीरियड जो भी रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। तो इसको लिखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड there is a loss of profit which the business would earn during the period had there been no accident of fire. Profit earning capacity is also reduced. ठीक है, क्या लिखा है देखो मैंने, during this period there is a loss of profit which the business could earn during the period had had there been no accident of fire। मतलब बोल रहा है कि अगर बिजनेस प्रीमाइसेस में किसी तरह का फायर अगर नहीं होता तो कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न कर लेती जो अभी लॉस कर रही है, ठीक है।
तो पीरियड अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इज आल्सो रिड्यूस्ड। इस पीरियड में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वो प्रॉफिट अर्निंग मतलब यही वाला जो मैंने पॉइंट बताया, डिसलोकेशन पीरियड मतलब जब तक आग लगने की वजह से हमारा बिजनेस अफेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हम लोग लॉस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर लेता अगर किसी तरह का फायर ऑकर नहीं, ठीक है, ये होता है डिसलोकेशन पीरियड। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे गुड मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसलोकेशन पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडेमनिटी। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब क्या है, ये वो पीरियड है जितने दिन के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें सपोर्ट करेगी, ठीक है। हम लोग का डिसलोकेशन पीरियड कुछ और भी हो सकता है, जैसे देखो मेरा बिजनेस जो है फायर ऑकर होने के बाद जो है उससे पहले की तरह बनने में 10 मंथ्स लग गया, ठीक है, दैट इज डिसलोकेशन पीरियड। लेकिन इंडेमनिटी पीरियड का मतलब जब इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक पीरियड हमें इंडेमनिफाई करने के लिए बोला होगा कि आप बताइए कि आपके फ्यूचर में अगर आपके गोडाउन में, शॉप में, बिजनेस प्रीमाइसेस जो भी बोला, अगर फायर ऑकर होता है तो आपको कितना दिन लग सकता है इससे रिकवर होने में, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को एक एजम्पशन बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे हमें खुद को बताना पड़ेगा कि हाँ हमें 4 मंथ्स लग सकता है, 5 मंथ्स लग सकता है या फिर 6 मंथ्स। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप बताइए आपको कितना टाइम लगेगा, हम लोग कितने दिन आपको सपोर्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है इट इज द लेंथ ऑफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी is obliged to make payment to cover the losses insured under the policy। पॉलिसी के अंदर जो टाइम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उन्होंने जो टाइम इनके लिए खुद को इंडेमनिफाई किया है कि हाँ मेरे बिजनेस में अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो मुझे 4 मंथ्स 5 मंथ्स इतना लग जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है, जो पॉलिसी आपने लिया उसके अंदर वही टर्म लिखा जाएगा कि आपको हमें इतना दिन सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वही है, इट इज द लेंथ ऑफ द टाइम इंश्योरेंस कंपनी इज ऑब्लाइज्ड मतलब लायबल होगी टू मेक पेमेंट टू कवर द लॉसेस अंडर to cover the losses insured under the policy, ठीक है। वही सारे लॉसेस को कवर करेगी, मतलब वही सारे लॉसेस के लिए पे करेगी जो इंश्योर्ड है, मतलब जिसका इंश्योरेंस करवाया गया है, ठीक है। अब ये पीरियड कितना दिन होता है, नॉर्मली देखो ये पीरियड जो है 12 मंथ्स होता है, ठीक है। कभी कभी 24 मंथ्स भी होता है और मैक्स टू मैक्स 36 मंथ्स होता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सारे केसेस में 12 मंथ्स ही ज्यादातर मिलेगा, ठीक है। मतलब इंडिग्निटी पीरियड ऐसा नहीं कि कोई बोल दे इंश्योरेंस कंपनी को मुझे 10 साल लगेगा ठीक होने में, ऐसा नहीं होता है। ये सब कंडीशन होता है जिसमें से हमारे
जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 12 मंथ्स के ऊपर ही रहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी मैक्स टू मैक्स 12 मंथ्स का सपोर्ट दे रही है। वैसे तो कोई खुद को इंडेमनिफाई कुछ भी कर देगा, बोलेगा मेरा 10 साल लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कंपनी कोई मतलब कोई स्टूपिड पर्सन तो है नहीं, ठीक है, मतलब स्टूपिड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि हम लोग बोलेंगे 10 साल तो वो 10 साल मान लेंगे। मतलब आपको एक वैलिड बताना है कि आपका ये बिजनेस है, ये प्रीमाइसेस है। अगर फायर ऑफर, क्योंकि वो जांच करेगी ना, ऐसा थोड़ी है कि बात मान लेगी। मतलब आप बताओ कि आपका कितना क्या हो सकता है, क्या स्टॉक वगैरह है, और अगर जल जाता है, अगर फायर ऑफर हो जाता है, इन दैट केस हमें कितने टाइम पीरियड के लिए आपको मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली सपोर्ट इन द सेंस कि आप इंश्योरेंस कंपनी उस बिजनेसमैन के सारे खर्चे या लॉसेस जो भी होगा उसके लिए बेयर करेगी, लेकिन वही सारे लॉसेस को बेयर करेगी। बात ये भी है, जो लॉसेस इंश्योर्ड है, ठीक है, जो अनइंश्योर्ड है वो नहीं, ठीक है, जो इंश्योर्ड होगा वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से खर्चे को हम लोग इंश्योर्ड करवा सकते हैं, कौन सा नहीं करवा सकते। एक्चुअली वो जो है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको सारे खर्चे इंश्योर्ड करवाने के नहीं करवाने। अब जितना इंश्योर्ड ज्यादा करवाओगे प्रीमियम वैल्यू उतना बढ़ेगा। तो अपना जो है बिजनेस का हालत देख के ना हम लोग प्रीमियम भरेंगे। अगर मेरे बिजनेस में इनकम मंथली 1 लाख है तो हम 1 लाख का प्रीमियम तो भर नहीं सकते, तो मुझे उसी हिसाब से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ भी इंश्योर्ड करवा लेंगे, सारा चीज इंश्योर्ड करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे क्या कैपेबिलिटी है बिजनेस का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग कितना क्या इंश्योर्ड करवा सकते हैं। तो बेसिकली इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हिसाब से वहां पर जितने दिन के लिए हम लोगों ने खुद को इंडिमनिफाई किया है कि फायर ऑफर होने से हमें इतने दिन का सपोर्ट चाहिए, कंपनी हमें उतने दिन का सपोर्ट देगी, उसे बोलते हैं इंडिमनिटी पीरियड। और ये है एक्चुअल टाइम जो लगता है एक बिजनेस को रिकवर होने में, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बाद, जिसे बोला जाता है डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, ये दो टर्म जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन में ये दो टर्म आएगा, फिर लगेगा कि ये दो टर्म है क्या, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। whenever there is fire, then a part of stock sorry then part of stock, then apart from stock, ऐसे stock loss, there is loss of profit during period of renovation. Such loss of profit can be claimed from insurance company following steps are applied. जैसे हम लोगों ने उस पे स्टेप्स लिखा था उसी को फॉलो करके किया था, यहाँ भी काफी सारे स्टेप्स होंगे। तो देखो क्या बोला है, whenever there is fire then apart from stock loss, जब भी आग लगता है तो स्टॉक लॉस के अलावा भी लॉस होता है, जैसे कि there is a loss of profit। मतलब बिजनेस खराब हो गया ना, मतलब देखो जो जल गया स्टॉक वो तो लॉस है ही है, और बिजनेस जैसे चल रहा था अचानक से अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। वो एक तो जो आग वाग लग के बर्बादी हुआ वो तो हुआ ही, ऊपर से बिजनेस एक लॉन्ग टाइम के लिए पहले जैसा नहीं हुआ। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो क्या वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जितना वो बिना बीमार होने के पहले हो रहा था, मतलब उसे तो टाइम लगना चाहिए ना एक रिकवरी होने का, ठीक है। तो वैसे ही अब बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस
बिजनेस का भी बीमारी हो गया, मतलब ये जो है मतलब इसके साथ खराब हुआ ना, फायर ऑकर हो गया, अब तो क्या ये उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगा? कैसे कमाएगा? उतना सेल ही नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेनोवेशन। अब ये देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है रेनोवेशन पीरियड। रेनोवेशन मतलब बिजनेस को फिर से सही कर रहे हैं ना, फिर से सारी चीजों को एज इट इज करना, तो ये टाइम टेकिंग मैटर है। तो रेनोवेशन पीरियड में प्रॉफिट का भी लॉस होता है। सच लॉस ऑफ प्रॉफिट कैन बी क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से ये प्रॉफिट को क्लेम कर सकते हैं अगर हम लोगों ने पॉलिसी ले रखा है अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हम लोग को कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा है फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। ये पहले लिख देते हैं फिर समझा देते हैं क्या होगा। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, इसमें लिखो स्टैंडर्ड सेल, फिर लिखना है प्लस माइनस ट्रेंड, फिर लेस हो जाएगा एक्चुअल सेल। और ये सब एडजस्ट करके निकलेगा शॉर्ट सेल। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि शॉर्ट सेल होता क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, पीछे ही समझाएंगे, ठीक है। पहले इसके बाद और भी एक पॉइंट होगा वो लिख लेते हैं, उसके बाद ही समझाते हैं। यहाँ पर नहीं समझा के लास्ट में ही समझा देंगे, जस्ट इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर लिखो नो ट्रेंड will be given in question or it will be calculated using the following formula. Sales in current year non affected period sales in previous year non affected period. ये होगा इससे लेस, में कैलकुलेट होके आएगा इंक्रीज और डिक्रीज। और यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंड इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज divided by sales in previous year into 100। अच्छा अब ये पूरा एक एक पॉइंट समझा देते हैं। तो हमने बोला है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है तो हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमें कैलकुलेट करके इनको दिखाना पड़ेगा शॉर्ट सेल, ठीक है। अच्छा अब ये शॉर्ट सेल क्या होता है, देखो शॉर्ट सेल का मतलब हो गया, यहाँ पर ही समझाते हैं तो आसान रहेगा समझाने। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, सपोज हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग कहीं पर भी दूसरे जगह पे भी कर सकते हो। शॉर्ट सेल का मतलब ये हो गया, ये मैंने एक टाइमलाइन बना दिया। सपोज यहाँ पर फायर ऑकर, ठीक है, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है और ये डेट है, ये डेट मान लेते हैं 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। और ये जो डेट है ये डेट मान लेते हैं ये आज वाला है 6
6 मई 2023, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 तारीख ले लेते हैं तो आसान रहेगा, ठीक है। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मई ले लेते हैं। ये फायर ऑकर हुआ, ठीक है। अच्छा, और ये एक ईयर है और इसके पहले एक ईयर है, मतलब 2 साल लेते हैं। एक हम लोग का ईयर स्टार्ट हुआ है 2023-24, इसके प्रीवियस वाला ईयर रहा होगा 2022-2023, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल है और ये 1 साल आगे जाएगा, ठीक है। ये 1 साल जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये डेट ले लेते हैं 31 मार्च 2024, ये यहाँ पर 1 अप्रैल 2020, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड सेल का मतलब क्या है, ये देखो। स्टैंडर्ड सेल का मतलब है कि यहाँ फायर ऑकर हुआ था, ठीक है। यहाँ फायर ऑकर हुआ था और डिसलोकेशन पीरियड है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये जो है ये डिसलोकेशन पीरियड, मतलब यहाँ पर आके बिजनेस पहले जैसा स्टार्ट हो गया। देखो ये सब टर्म पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही दोनों टर्म को एकदम क्लियरली बता दिया है कि डिसलोकेशन और इंटीग्रिटी पीरियड क्या होता है। अच्छा, अब देखो डिसलोकेशन पीरियड मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 मंथ के अंदर, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। 1 मंथ के अंदर जो है इन्होंने अपना बिजनेस जो है सही कर लिया, ठीक है। 1 मंथ के अंदर यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिसलोकेशन पीरियड है। अच्छा, अब हम लोग प्रीवियस ईयर में सेम टाइम पीरियड का सेल चेक करेंगे। तो प्रीवियस पीरियड में सेम टाइम पीरियड मतलब अप्रैल टू मई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 मई 2022, ठीक है। ये जो पीरियड है, ये पीरियड का जो सेल था, ठीक है, अभी तो ये वाला टाइम चल रहा है, इस पीरियड का सेल था सपोज 100 रुपीज, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपीज था, ठीक है। तो ये जो सेल है इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में सेम पीरियड में 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक नेक्स्ट ईयर में सेम पीरियड में जो सेल हुआ उसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल सेल, ठीक है, एक्चुअल सेल्स, ठीक है। और ये क्या है, ये है हम लोगों का प्रीवियस पीरियड, जब फायर ऑफर नहीं हुआ था उसके प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड का सेल, स्टैंडर्ड सेल। उसके बाद जब फायर ऑफर हुआ उसके बाद से लेके जब तक डिसलोकेशन पीरियड है, ये इसके हिसाब से मैंने मान लिया टाइम पीरियड, ठीक है। इतना टाइम लगा, 1 मंथ में बिजनेस ठीक हो गया, छोटा मोटा फायर ऑफर हुआ था मान लो, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल सेल्स। अब यहाँ पर आग लगने की वजह से सेल एज इट इज नहीं हुआ, सेल हुआ एक्चुअली 90 रुपीज का, लेकिन बिजनेस इनका काफी अच्छा चल रहा था। इनका ये सोचना था कि मेरा अभी तो 100 रुपए का सेल हो रहा है, ये सोच ये कब लगा रहे, जब इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट, मतलब बिजनेस जब इनका चल रहा था इस साल, तो ये सोचे अच्छा मेरा इस बार 100 रुपीज का सेल हुआ अप्रैल के मंथ में, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 मई 1 मंथ ही होता है। मतलब ये सोच रहा है, अपना एस्टिमेशन लगा रहा है, नेक्स्ट ईयर यही सेल मेरा 110 रुपए हो जाएगा, ऐसा इसका मानना है, ठीक है। मतलब बिजनेस में तो एक ग्रोथ होता है ना, या तो ट्रेंड होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, या तो बिजनेस डाउन में चल रहा है या तो बिजनेस अप में चल रहा है। तो ये ट्रेंड मान लेते हैं अगर अपवर्ड है, तो इनका सोच ऐसा था कि यही वाला सेल्स नेक्स्ट ईयर में सेम पीरियड में 110 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ कितना, 90, ठीक है। तो शॉर्ट सेल कितना हो गया बता सकते हो, मतलब फॉर्मूला इसी कंडीशन में ही बना है। तो बोलो शॉर्ट सेल कितना होगा, मतलब इनका 100 रुपए का सेल हुआ था सेम पीरियड में। अब इनको ऐसा सोच था इनका कि बिजनेस का जो मेरा ट्रेंड है, अब इनके बिजनेस का ट्रेंड है सपोज अपवर्ड 10%, मतलब इनको ऐसा मानना था कि जो अप्रैल में अभी सेल हो रहा है नेक्स्ट ईयर में यही वाला सेल 110 हो जाएगा, क्योंकि मेरे बिजनेस का ग्रोथ है 10%, ठीक है। लेकिन फायर ऑकर हो गया तो इनका सोच जो है उस एक्ट पर नहीं हुआ, तो इस वजह से इनको 90 मिला, ठीक है। 90 का ये सेल कर पाए। तो शॉर्ट सेल कितना हुआ बोल सकते हैं, शॉर्ट सेल कितना हो, 20। हाँ ठीक है। कितना, 20 नहीं, सोच के बताओ शॉर्ट सेल कितना हुआ, थोड़ा सा गलत कर रहे हो, इसके साथ लेस कर रहे हो, ये तो सोचा गया था ना। पर 100 - 93 होगा। 100 - 90 होगा, 10 रुपीज होगा, ठीक है। 10 रुपीज का शॉर्ट सेल होगा, मतलब सोचे थे 100 रुपए, मतलब देखो ये 100 रुपए का सेल एक्चुअली में हुआ, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल, और एक्चुअली में 90 रुपीज हुआ, तो प्रैक्टिकली कितना कम सेल हुआ, 10 रुपए का कम सेल हुआ। ये तो इन्होंने सोचा था, एक्चुअली इसको ना हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे करके होगा, ओ सॉरी मैंने गलत बता दिया, सही बोला था, सॉरी। ये देखो हम लोग शॉर्ट सेल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये देखो स्टैंडर्ड सेल, सही बोला था तुम लोगों ने, स्टैंडर्ड सेल है हम लोग का
100 रुपीज, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रेंड ऐड कर देंगे, 10 रुपीज, 110, सही बोला था, ठीक है। मैंने ये गलत कर दिया, और यहाँ पर एक्चुअल सेल हुआ 90 रुपीज, तो 20 सही आंसर था, ठीक है। तो 20 रुपीज का हम लोग का क्या हो जाएगा, शॉर्ट सेल, ठीक है। हम लोग का 20 रुपीज का मतलब हम लोग इतना बेच सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इतना ही बेचा, इतना ही बेच पाए, एक्चुअली इतना ही बेच पाए, इसलिए हम लोग का शॉर्ट सेल हो गया 20। तो ये होता है शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में तो ये तुम लोगों ने समझ ही लिया था, मैंने ही थोड़ा सा गलत बता दिया लास्ट में आके, ठीक है। तो जो भी हो तुम लोग समझ गए हो कि कैसे शॉर्ट सेल होगा, कंसेप्ट समझने से मतलब है। अच्छा, अब हम लोग ये ट्रेंड क्या है उसके बारे में मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है। क्या ये ट्रेंड हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैंने नेक्स्ट पेज में ये लिखा है कि ट्रेंड अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्वेश्चन से पिक कर लो, ठीक है। और अगर ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें ट्रेंड को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में वैसा डेटा होना चाहिए, तभी ट्रेंड कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में वैसा डेटा है तो कैसा डेटा चाहिए वो भी हम बता रहे हैं। अच्छा, इसका और एक चीज भी बता देते हैं, जैसे अपवर्ड ट्रेंड है वैसा हो सकता है कि बिजनेस का ट्रेंड डाउनवर्ड भी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। डाउनवर्ड ट्रेंड भी, मान लो 10% कम, मतलब अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो यही वाला सेल, ये जो इन्होंने 110 जो है एजम्पशन लगाया था, यही वाला जो है 90 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 10% ले लेंगे तो मेरा आंसर जो है बनेगा नहीं, मतलब एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं मेरा एग्जाम्पल नहीं बनेगा, हम इसको डाउनवर्ड 5% ले लेते, ठीक है। अगर 5% हो जाएगा तो इनको ऐसा लगा था अभी 100 है तो अभी 95 हो जाएगा, 5% कम, मतलब तब ट्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल 100 रहेगा, ठीक है। ट्रेंड हम लोग का कितना कम हो जाएगा, 5%, यानी 5 रुपीज का 5 रुपीज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 95, एक्चुअल सेल हुआ 90, तब तो भी शॉर्ट सेल होगा 95 5 रुपीज, ठीक है। तो ट्रेंड दोनों तरह का हो सकता है, अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड इंपैक्ट दिखाओ, और अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड इंपैक्ट दिखाओ, ठीक है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सेल बहुत ही कम होने वाला था उसके बाद भी फायर ऑकर हुआ और हमारा सेल ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि इनको ऐसा लगा था कि इनका सेल 80 होगा लेकिन फायर ऑकर होने के बाद भी 90 हो गया, ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता। अगर बिजनेस इतना ही खराब चल रहा है तो आग लगने के बाद तो और भी खराब होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉर्मली ये तुम लोग को अपवर्ड ही मिलेगा क्वेश्चन में, फिर भी मैंने यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस लगा रखा है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो डाउनवर्ड होगा तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये वाला इग्नोर ही करो क्योंकि ये नहीं आता है, यही वाला आता है क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी डाउनवर्ड हुआ तो भी बात एक ही है कि अगर डाउनवर्ड हुआ तो यही मानो ना कि जो डाउनवर्ड हो रहा है एक्चुअल सेल्स उससे भी कम होने वाला है, क्योंकि फायर ऑकर होगा तो बिजनेस एज इट इज कभी नहीं चल सकता। नाउ जो ट्रेंड है, क्या ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहे हैं कि ट्रेंड विल बी गिवन इन क्वेश्चन, अगर दिया हुआ है, और इट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर दिया हुआ है तो फॉलो द क्वेश्चन, अगर नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले के साथ ट्रेंड को कैलकुलेट करो। अच्छा, फॉर्मूला क्या बना है, सेल्स इन करेंट ईयर नॉन अफेक्टेड पीरियड, सेल्स इन प्रीवियस ईयर नॉन अफेक्टेड पीरियड, दोनों का डिफरेंस में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, फिर हम लोग ट्रेंड निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो, हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ट्रेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, सपोज यहाँ फायर ऑफर हुआ है 1/2/2021 में, ठीक है। ये 31 मार्च तक डिसलोकेशन पीरियड है, और ये डेट जो है ये है 1 जनवरी 2021, ठीक है। ये ईयर है, ये ईयर कब खत्म होने वाला था, दिसंबर में खत्म होने वाला था, 31 दिसंबर 2021। मान लेते इनका कैलेंडर ईयर चल रहा है, लेकिन बीच में ही यहाँ फायर ऑकर हो गया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। डिसलोकेशन मतलब इतना दिन बिजनेस हैम्पर था, ठीक है। इसके बाद से पहले जैसा हो गया, तो इनका इसके पहले का भी कुछ ईयर रहा होगा, तो वो ईयर कब का रहा होगा, 1 जनवरी 2020 से लेके यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है कि नॉन अफेक्टेड पीरियड क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने नॉन अफेक्टेड पीरियड, करेंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी। करेंट ईयर मतलब जिस साल फायर ऑकर हुआ है, तो ये ईयर कब स्टार्ट होता है, जैन में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है। तो आग लगने के बाद का पीरियड कभी नॉन अफेक्टेड नहीं होगा, एक बार जो आग लग गया तो उसके बाद तो सारे पीरियड अफेक्टेड ही होंगे। हाँ, बिजनेस फिर से पहले जैसा करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमें बोल रहा है कि ऐसे इंसिडेंट होने के पहले आपका
क्या कंडीशन था, ठीक है। ऐसा इंसिडेंट होने के पहले आपका, क्योंकि एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है तो बिजनेस पे काफी ज्यादा हैम्पर होता है। तो यहाँ नॉन इफेक्टेड पीरियड मतलब आग लगने के पहले का टाइम पीरियड। तो आग लगने के पहले का टाइम पीरियड ये वाला है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का करेंट ईयर का। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा सेल्स इन प्रीवियस ईयर नॉन इफेक्टेड पीरियड। हमें नॉन इफेक्टेड पीरियड ढूंढना पड़ेगा, सेम टाइम पीरियड का ढूंढना पड़ेगा। यानी 1 जैन से लेके हम लोग 1 फेब तक का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे नॉन इफेक्टेड पीरियड प्रीवियस ईयर का। देखो कंपेयर करना है ना, कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ। मतलब हम ये जैन टू फेब ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैन टू फेब ऐसा एक पीरियड है करंट ईयर का जो नॉन इफेक्टेड है, ठीक है। नॉन इफेक्टेड ये है करंट ईयर नॉन इफेक्टेड पीरियड। नॉन इफेक्टेड पीरियड का मतलब है जिस पीरियड में फायर ऑकर नहीं हुआ था, बेसिकली फायर ऑकर होने के पहले का, ठीक है। फायर ऑकर होने के पहले का। हमें सिमिलरली प्रीवियस ईयर में भी फायर ऑकर होने के पहले का पीरियड सेम टाइम का ढूंढना है, तो जैन टू फेब का ही ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर ये 20 होगा, सॉरी ये 20 होगा, हाँ ना। तुम लोगों ने बताया नहीं 20 होना चाहिए ये वाला, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों का 20 सेम पीरियड ढूंढ लिया। अच्छा ये क्या है, ये है, इसको लिख दे ऐसे करके, प्रीवियस ईयर नॉन एफेक्टेड पीरियड, सेम टाइम पीरियड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर सके। अब कुछ भी एक अमाउंट ले लेते हैं, जैसे देखो सपोज यहाँ पर सेल हुआ है 1,50,000 प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पर हुआ 1 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब दिख रहा है जो बिजनेस प्रीवियस ईयर में इसी पीरियड में 1.5 लाख कमाया था, वही बिजनेस इसी पीरियड में आग वाग लगने के पहले 1 लाख कमा रहा है। तो बोलो इनका ट्रेंड क्या है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, बताओ। आग लगने के पहले प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख जिस पीरियड में कमाए थे, इस पीरियड में 1 लाख कमाया गया। तो बोलो ये ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? Decreasing. डिक्रीजिंग। कितना डिक्रीजिंग है? 50,000. 50,000, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो रिवर्सली ले लेते हैं, इधर है 1 लाख, ठीक है, इधर है 1 लाख, ये पहला एग्जांपल गया, ठीक है, ये पहला एग्जांपल गया। दूसरा लेते हैं, ये 1 लाख है और इसको रिवर्स कर देते हैं, ये 1,50,000 हो गया। तो इसका मतलब ट्रेंड क्या हो जाएगा, जो पहले 1 लाख बेचा था जिस पीरियड में, सेम पीरियड में नेक्स्ट ईयर में 1.5 लाख बेचा, मतलब बिजनेस क्या है, ग्रो कर रहा है, अपवर्ड है या इंक्रीजिंग है, जो भी बोलो। तो इसमें भी इंक्रीजिंग 50,000 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग का इंक्रीज है कि डिक्रीज है। अब हमें ट्रेंड का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे ये ट्रेंड जो है ना, ये आंसर हमें किस में निकालना पड़ता है, ये आंसर हम लोग को परसेंटेज में निकालना पड़ता है, ठीक है, परसेंटेज में निकालना पड़ता है। तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, जैसे ये ले लो या फिर ये ले लो, ठीक है। ट्रेंड अगर निकालना है तो पहला वाला जो केस था, पहले वाले में हम लोग का 50,000 जो है कम हुआ है, ठीक है। तो आउट ऑफ कितना ये बताओ, 50,000 जो कम हुआ है वो आउट ऑफ 1,50,000 हुआ है कि 1 लाख हुआ? 1,50,000। 1,50,000, ठीक है। तो ट्रेंड मिल जाएगा, जितना भी आएगा वो डाउनवर्ड होगा। तो ये कैलकुलेट करके देख लो, 50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, तो ये कुछ 33.33% आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी आ रहा है, वो मेरे एग्जांपल से ये कुछ पॉइंट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1/3 जो है डिक्रीजिंग चल रहा है। 50,000 बढ़ गया है, ये भी आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख था 1,50,000 हुआ है, जैसे 1,50,000 था 1 लाख हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख इंटू 100। तो ट्रेंड कितना हो जाएगा, ये है डाउनवर्ड, ठीक है, मैंने ये एरो से दिखा दिया। और ये कितना बनेगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 50%, ठीक है, ये 50% आ जाएगा, 50%। तो 50% हम लोग का ये ट्रेंड क्या हो गया, 50% ये हम लोग का ट्रेंड अपवर्ड हो गया। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, तुम लोग कुछ भी डेटा लेके एग्जांपल अपने आप चेक करके देख सकते हो। तो ये देखो फॉर्मूला क्या बना, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आंसर आएगा, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं तुम लोग का इंक्रीज ही आएगा, डिक्रीज नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ प्रैक्टिकली हो सकता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में डिक्रीज का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है, ठीक है।
अच्छा फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ डिवाइडेड में क्या करना पड़ेगा, सेल्स इन प्रीवियस ईयर। उसका तो लॉजिक है, क्योंकि ये जो डिक्रीज हुआ है ये तो इसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के सेल के बेसिस पे हमें चेक करके देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ट्रेंड कितना है। और ट्रेंड को फिर यहाँ पर यूज कर लेंगे शॉर्ट सेल कैलकुलेट करने के लिए, अगर क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन नहीं है तो। और अगर गिवन है तो बहुत ही अच्छा बात है, वहां से क्वेश्चन से डेटा ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तब तो कुछ मेहनत होगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम लोग, ये स्टेप 1 ही हुआ, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। तो ये जैसा जीपी रेशियो नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसा वाला नहीं है कि जीपी बाई सेल्स इनटू 100। ये इंश्योरेंस कंपनी ने जो रेशियो को एज ए जीपी रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है वो जीपी रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द जीपी रेशियो is calculated as per insurance rules, ठीक है, इंश्योरेंस रूल्स and has nothing to do with GP ratio in accounts, ठीक है। अकाउंट्स के जीपी रेशियो के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। जो नॉर्मली तुम लोग जीपी बाई सेल्स इनटू 100 सीखते हो, ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो। नाउ जीपी रेशियो का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, जीपी रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेल्स इन लास्ट ईयर। इसको भी समझा देंगे क्या होता है, पहले इस पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है, ठीक है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मीन्स फिक्स्ड charges which have been insured. Example, administrative expenses, finance charge, फाइनेंस एक्सपेंसेस भी लिख दिया मैंने, चार्ज भी लिख सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। तो ये तो समझाएंगे कि जीपी रेशियो क्या होता है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है, स्टैंडिंग का मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड, ठीक है। स्टैंडिंग जो लैंग्वेज है इसका मतलब है फिक्स्ड। हमें फिक्स्ड खर्चे को इंश्योर्ड करवाने के लिए अगर बोला जाता है तो, और अगर हम लोग करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मीन्स फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडिंग का मतलब ही फिक्स्ड।
ये जो कॉस्ट में तुम लोग किए हो, जो हम लोग का कौन सी कॉस्टिंग है, वो वाला ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, वहां पर ही किए हो। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड। तो फिक्स चार्जेस विच हैव बीन इंश्योर्ड, ऐसे खर्चे फिक्स्ड जो हम लोगों ने इंश्योर्ड करवाए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस, और यहाँ पर लिखा है मैंने सेलिंग। अगर फिक्स्ड हुआ तो, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल भी हो सकता है। अगर हम लोगों ने बोला है कि सेल का खर्चा हम लोग जो है परसेंटेज ऑफ सेल के हिसाब से देंगे तो वो वेरी करेगा, और अगर फिक्स देंगे तो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखो हम लोग अपना, ये मान लो एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, एक बिजनेसमैन का हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई सेल्स 20 लाख। ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने टू परचेज, यहाँ पर सपोज लिख दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर टू सीओजीएस लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बार में। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं 12 लाख। ठीक है। तो हम लोगों ने जो स्टॉक बेच दिया है उसका कॉस्ट है 12 लाख। मैंने क्या किया, एक वैल्यू ले लिया 12 लाख, जिसको मैंने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिला के कर दिया। ठीक है। बाकी तुम लोग इसको डिवाइडेशन कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख लिया है 8 लाख, परचेज लिख लिया यहाँ पर 12 लाख। ठीक है। परचेज लिख लिया 12 लाख, या फिर परचेज को कितना करें, कितना करने से 12 लाख आएगा? ये 18 कर देते हैं, ये तो माइनस होगा तो फिर नहीं होगा। ये 12 कर दो 20 हो जाएगा। 20 से यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना करना पड़ेगा? 20 से अगर हम लोग 8 लाख माइनस करेंगे तब जाके 12 होगा। जरूरत नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं। सीओजीएस तो तुम लोग समझते हो, तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया, इस चीज को सीओजीएस लिख दिया। ठीक है। बाकी तुम लोग ओपनिंग परचेज करके भी कर सकते हो। तो इतना स्टॉक जो है बिका है, कॉस्ट जिसका 12 लाख है 20 लाख में, तो इससे जीपी निकल के आता है, डायरेक्टली जीपी निकल के आ गया 8 लाख। ठीक है। 8 लाख जीपी निकल के आ, अब ये जीपी ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई जीपी बोल के 8 लाख। अच्छा, ये पीएल बन रहा है। यहाँ पर पीएल में हम एक खर्चा दिखाते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया रेंट। ठीक है। रेंट का सपोज है 2 लाख, और यहाँ पर लिख दिया सैलरी। ठीक है। सैलरी है सपोज 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट 3 लाख माइनस कर दो, ये 5 लाख निकल के आ जाए। ठीक है। ये निकल गया 5 लाख नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब हम लोग जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो आग लगने के बाद तो करवाने जाना है नहीं। मतलब पहले ही, ठीक है, पहले ही तो हम लोग सोचेंगे ना इंश्योरेंस करवा लेते, पता नहीं कब आग वाग लग जाए। तो हम लोग जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब स्टार्ट करने के बाद जाते हैं, 5 साल बाद जाते हैं, वो तो मैन टू मैन वेरी करेगा ना कि कब कौन इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो जब हम लोग जब भी जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमें इंश्योरेंस करवाना है लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले हमें क्या पूछेगी? जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सबसे पहले पूछेगी आपका प्रॉफिट कितना है जिसे आप इंश्योर्ड करवाना चाहते हो। ठीक है। ताकि जो जब वो प्रॉफिट आप लॉस करो फायर ऑकर होने के बाद, उसका क्लेम आप हमसे लोगे। आप पहले बताओ आपका प्रॉफिट कितना है। तो ये जो पर्सन है जो जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी के पास, जिसका ये बिजनेस है, ठीक है, ये कहाँ गया था? इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी से पूछ रहा है कि बताइए आपका प्रॉफिट कितना है। ठीक है। तो इसने आंसर देना स्टार्ट किया। इसने बोल दिया कि हाँ, मेरा तो प्रॉफिट देख लीजिए, ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 5 लाख। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ही बताएगा, जीपी भी बता सकते हैं, लेकिन हम नेट प्रॉफिट बता रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हमारे नेट प्रॉफिट पे बना। तो नेट प्रॉफिट ही ना पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, यही तो जाके कैपिटल में ऐड होगा। तो प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट पूछ रहा है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो बता रहा है कि मेरा 5 लाख का नेट प्रॉफिट है। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आपका फायर ऑकर होने से आपका ये प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या आपके बिजनेस का सारा खर्चा जो मतलब अगर फायर ऑकर होगा, क्या आपका बिजनेस खराब चल रहा है, आप स्टॉक नहीं बेच पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, उस पे आप इंश्योरेंस करने का सोच रहे हो, लेकिन आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं, इंश्योरेंस कंपनी इनको समझा रही है, ठीक है, आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं क्या वो बंद हो जाएंगे? ये इंश्योरेंस कंपनी पूछ रही है, क्या ये बंद हो सकते हैं? तो इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर होगा नो। ठीक है।
बंद तो नहीं होगा भाई, मैंने रेंट ले रखा है तो मुझे तो रेंट देना ही पड़ेगा। आग लगी या जो, हाँ हो सकता है हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे लैंडलॉर्ड से कि इस बार नहीं दे पाएंगे 2 महीने बाद देंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्या हम लोग अपने स्टाफ का सैलरी बंद कर देंगे? नहीं बंद कर सकते हैं। हाँ बहुत ही प्रॉब्लम हुआ तो उनको जॉब से हम लोग बोल सकते हैं भाई सैलरी नहीं दे सकते, काम मत कीजिए, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा इंसान कब करेगा? जब सारा चीज जल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अच्छे हालत में है तो फिर उसे तो बिजनेस को जो है फिर से एज इट इज एस्टेब्लिश करने के लिए रेंट दे के रखना भी पड़ेगा, लोगों को भी रखना पड़ेगा। सभी को भगा देंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा? मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उस सिचुएशन से भाग जाए। ये देखो यहाँ पर से भी बहुत कुछ सीखने वाला बात है ना। अब ये अगर ये कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। अब आग लग ही सकता है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो वही चीज बोल रहा है कि क्या आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस बंद हो जाएंगे? ये बोल रहे हैं नहीं। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है आप एक काम कीजिए, आप अपनी फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे भी अगर चाहे तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को भी ना इंश्योर्ड कर लीजिए। तो क्या होगा, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपके नेट प्रॉफिट का जो लॉस है वो तो भरपाई करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आपके जो ये खर्चे हैं वो भी हम लोग पे करेंगे, अगर आप अपने खर्चे को इंश्योर्ड करवाते हैं तो। ठीक है, अगर करवाते हैं तो। अब ये देखिए इनका सोच है कि इनको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एक बात तो है ना, जितना वो इंश्योरेंस इंश्योर्ड के डेटा को बढ़ाएंगे उतना उनका जो है प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम कितना दे पाते हैं वो भी तो एक कैपेबिलिटी तो एक बनता है ना। तो इसीलिए ये इनको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करके स्कीम समझाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हम लोग अपना एक जीपी कैलकुलेट करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हम लोग जीपी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट जो है आप लॉस कर सकते हो जो आप बता रहे हो दैट इज 5 लाख। ठीक है, अगर आप अपने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को भी इंश्योर करते हो, इनका 2 फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, एक रेंट है एक सैलरी है, इन्होंने मान लो 3 लाख का 3 लाख ही इंश्योर करवा लिया, बोला हाँ हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारे फिक्स खर्चे इंश्योर करवा लेंगे क्योंकि बिजनेस मेरा चले या ना चले फिक्स खर्चा तो मुझे देते जाना है, तो आग लग जाएगा तो उसके बाद भी मुझे रेंट सैलरी देते जाना है, हम इसको भी इंश्योर करवा लेंगे ताकि मेरा कोई हेडेक ना रहे। हम जो है जब भी मेरा ऐसा प्रॉब्लम होगा इंश्योरेंस कंपनी ये सारा खर्चा देगी, हम इंश्योर करवा लेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा सेल 20 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा सेल। ये देखो फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन लास्ट ईयर इनटू 100। तो इससे हम लोग का जीपी निकल के आ जाएगा। तो जीपी कितना निकल के आ गया, यहाँ पर कुछ एक अमाउंट आएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 100। तो ये हो जाएगा कितना होगा 40% ऐसा होगा शायद, 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20% आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका इनका रेशियो जो इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करेगी वो 20% आएगा जीपी रेशियो। अच्छा, क्या जरूरी है वो सारे फिक्स्ड खर्चे को इंश्योर करवा ले? नहीं, हो सकता है कि उनके पास मतलब वो नहीं चाहते कि सारे खर्चे को इंश्योर करवा ले, क्योंकि इससे क्या होगा इनका प्रीमियम बढ़ सकता है। तो ये हो सकता है कि पार्शियली इंश्योर करवाए, मतलब जैसे मान लो नेट प्रॉफिट तो इंश्योर करवाना है, वही करवाने तो गए, अब इंश्योरेंस कंपनी समझा रहा है कि फिक्स खर्चा तो बंद होने वाला नहीं है तो वो भी कर लीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है मेरा सिर्फ रेंट का जो खर्चा है ना उसे इंश्योर कर दीजिए, सैलरी को मत कीजिए। तो ठीक है भाई, इंश्योर्ड रेंट का जैसा बोलेगा इंसान वैसे तो करना पड़ेगा कंपनी को। तो ये हो गया। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/20 इंटू 100, शायद कुछ अप्रोक्सीमेशन अमाउंट आ सकता है, नहीं 35% आ जाएगा। ठीक है, तब जीपी रेशियो कितना निकल के आ गया, 35% जीपी रेशियो निकल के आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2 हो गया। ठीक है, रेंट और सैलरी, और इस केस में इंश्योर्ड जो है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये क्या बना, ये बना रेंट। ठीक है, और जो इंश्योर्ड नहीं करवाया गया सैलरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब इस पे इंश्योरेंस कंपनी से ये लोग कोई क्लेम नहीं कर सकते, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी का अमाउंट शायद 1 लाख का, 1 लाख, और ये हो गया 2 लाख। और यहाँ पर सारे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है सारे स्टैंडिंग चार्जेस जो है इंश्योर्ड करवाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑल स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड। अब ये जो है ये मैंने जस्ट जो है लॉजिक समझा दिया, अब वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हम लोगों को,
कि कौन सा स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिकली ऐसा होता है, पूछा जाता है, अब इंसान अपने जो है प्रीमियम पे करने के कैपेबिलिटी के ऊपर देगा। तो ये हो गया जीपी रेशियो। अब ये जीपी रेशियो का काम क्या है, जीपी रेशियो कहाँ काम में आएगा वो हम बताते हैं, ठीक है। मतलब ये जीपी रेशियो तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर लिया, बट इसका यूज क्या है, जैसे अकाउंट्स का जीपी रेशियो का यूज ये है कि हम लोग ये पता कर पाते हैं कि स्टॉक बेच के हमें कितना प्रॉफिट हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अपना जीपी रेशियो निकाल दिया, कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट जिसे उन्हें इंश्योर करना है, और अगर कोई इंसान अपना स्टैंडिंग चार्जेस भी इंश्योर करवाना चाहता है, उनका जो भी टोटल सेल रहा है लास्ट ईयर का, उसके ऊपर एक रेशियो, दैट इज जीपी रेशियो। अब इसका यूज क्या है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, ये था स्टेप नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे एडिशनल एक्सपेंस claim will be lower of following, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं, मतलब जिनके यहाँ आग लगा है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है, बट उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक प्रोसेस है, वो बताते हैं। लेकिन पहले ये बताना है कि एडिशनल एक्सपेंस क्या होता है। एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब है आग लगने के बाद तो बिजनेस तो खराब हुआ तो हुआ, ठीक है, हमें और भी खर्चा करके बिजनेस को सही करना पड़ेगा, जैसे कि रेनोवेशन जो भी होगा, या फिर देखो जैसे हम बोल रहे हैं कि जिस गोडाउन में आग लगी अब वो हमारा ही गोडाउन था, ठीक है, लेकिन हम लोगों का भी उस गोडाउन में सामान रखने के जैसा हालत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आसपास अगर कुछ रेंटेड हमें शॉप गोडाउन कुछ भी मिलता है तो हम लोग वहां पर अपने बचे कुछ प्रोडक्ट को रख के बेचना स्टार्ट करेंगे। बिजनेस जब बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, तो कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा। तो जब भी कोई कोशिश करने जाओगे उसका खर्चा होगा। या फिर मान लो जो है ऐसा हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं जो हम लोग रास्ते के साइड में कुछ दिन रख सकते हैं, ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, लेकिन चोरी हो सकता है, और अगर चोरी होगा तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया कि हाँ हमारा सामान दुकान में रख नहीं सकते, दुकान तो पूरा जल गया, अब सामान को यहाँ पर ही रखते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन चोरी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, एडिशनल खर्चा, ठीक है। हम लोग अपना एक क्या कर सकते हैं कि लोग दुकान पे आके सामान नहीं खरीद पा रहे, हम लोग बोल रहे ठीक है डिलीवरी बॉय रख लेते हैं, और वो लोग को बोलेंगे कि आप लोग सामान पहुंचाइए, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हम लोग डिलीवरी बॉय का खर्चा नॉर्मली नहीं करते थे, तो इसका मतलब हम लोग अपना सेल को जारी रखने के लिए, मतलब सेल पूरा पूरी बंद हो जाएगा ना अगर कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह से कोशिश करके सेल को जो है कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। और ये जो एडिशनल एक्सपेंस हम लोग करेंगे इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी। क्यों देगी, ये इसीलिए देगी, हम बताते हैं, देखो क्यों देगी। तो उसके लिए हम लोग एक बार शॉर्ट सेल पे चलते हैं। मान लो कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था स्टैंडर्ड सेल, और ये दिखाया था मैंने एक्चुअल सेल्स। अब एक चीज सोच के देखो, अगर हम कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, आग लग गया बोल के बंद कर दिया दुकान और बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे, तो एक चीज सोच के देखो, अगर हम कोई भी खर्चा नहीं करेंगे तो हम ये 90 रुपीज का सेल भी नहीं कर सकते थे, सोच के देखो। तो फिर सिचुएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल 100 रुपए, ट्रेंड 10 रुपीज, यानी कि 110, ठीक है, 110, और एक्चुअल सेल हो जाता 0, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई कोशिश ही नहीं किया, आग लग गया दुकान बंद कर दिया, हाँ मेरा तो इंश्योरेंस किया हुआ है, हम उसी से क्लेम ले लेंगे, हम कोई भी अभी टास्क नहीं करेंगे जब तक इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा नहीं दे देती। तो इंश्योरेंस कंपनी का शॉर्ट सेल निकल के आ जाएगा, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट सेल निकल के आ जाएगा 110, ठीक है। और जितना ज्यादा शॉर्ट सेल होगा, शॉर्ट सेल मतलब क्या, लॉस ऑफ सेल, और उसी के ऊपर तो इंश्योरेंस कंपनी को आगे क्लेम देना है। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम जब कैलकुलेट करेंगे 2 स्टेप बाद ही देखोगे, वहां पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो सेल नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, यहाँ पर क्लेम कैसे मिलेगा, जो सेल नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं उस पे हमें क्लेम मिलेगा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी का शॉर्ट सेल 20 हो रहा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के नजरिए से अगर देखो तो जहां आग लगाए वहां अगर शॉर्ट सेल 20 है तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से
कम ही होगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट सेल 110 है तो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी उतना ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पर ये 10% करके प्रॉफिट कमा रहे थे, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तो 110 पे 10% का प्रॉफिट लॉस करने का मतलब है 11 रुपए का प्रॉफिट लॉस करना, 20 पे 10% का लॉस करने का मतलब है 2 रुपए का लॉस करना। अब इंश्योरेंस कंपनी को 2 रुपए के ऊपर क्लेम देने से ज्यादा अच्छा है कि 11 रुपए के ऊपर? ऑब्वियसली 2 रुपीज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम क्या होगा, कम होगा। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा देखिए इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम कोशिश नहीं करते तो आपको मुझे इस अमाउंट पे क्लेम देना पड़ता, जबकि मैंने कोशिश किया तो आपको मुझे इस अमाउंट पे क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। तो आपके लिए भी प्रॉफिट है, मेरे लिए भी प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बिजनेस बंद कर देंगे तो मेरा गुडविल खत्म होगा, ठीक है। फिर से बिजनेस चालू करेंगे तो लोग पता नहीं आए ना आए, तो मेरा रनिंग बिजनेस है, उसे किसी भी तरह से हम कोशिश करेंगे कि वो कंटिन्यूएशन मोड में रहे। तो इसीलिए शॉर्ट सेल जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा अगर हम लोग कुछ भी कोशिश किए बिना ही जो है अपना काम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअल सेल्स करने का कोशिश करना चाहिए, और ऐसे हालत में एक्चुअल सेल्स जब भी करवाने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है यहाँ खर्चा करो, क्लेम मिलेगा, ठीक है। आप खर्चा करो, खर्चा करके एक्चुअल सेल्स कुछ ना कुछ करने का कोशिश करो ताकि शॉर्ट सेल जो है वो ज्यादा ना हो जाए। तो शॉर्ट सेल जितना कम होगा उतना ही अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अच्छा और इनके लिए भी अच्छा कि चैलेंजिंग सिचुएशन है फिर भी इन्होंने कोशिश करके सेल करवाया, ठीक है। तो ये एडिशनल एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी जो भी आपका खर्चा होगा आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन हमारा एक रूल्स है। क्या रूल्स है? यहाँ पर एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस .2 actual additional expense into adjusted annual turnover plus into GP ratio divided by adjusted annual turnover into GP ratio plus uninsured standing चार्जेस, समझा देंगे। और थर्ड पॉइंट पे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, ब्रैकेट में एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंस जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एडिशनल एक्सपेंस विल बी लोअर, हाँ ये लिखा है मैंने, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीन में से तीन डेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो तीन डेटा कैलकुलेट होके आएगा उसमें से जो सबसे लोअर वैल्यू होगा इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम लोग उतने का मतलब एडिशनल एक्सपेंस आपने जितना भी किया हो, लेकिन हमारा रूल्स ये बोल रहा है ये तीनों में से जो लोअर वैल्यू निकल के आएगा कैलकुलेट करने के बाद वही हम लोग एडिशनल क्लेम बोल के मान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों कैलकुलेट कैसे करोगे? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कि आग लगने के बाद कितना एक्स्ट्रा खर्चा करके इन्होंने अपने सेल को कंटिन्यू रखा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, रहना ही चाहिए। और प्रैक्टिकली कैसे होगा? प्रैक्टिकली जब कहीं आग वग लगेगा तो जिन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो उन्हें नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, वो प्रूफ दिखा देंगे कि हाँ मैंने यहाँ रेंट लिया, यहाँ डिलीवरी बॉय अपॉइंट किया, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया, तो मेरा ये खर्चा हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझाएंगे, सेकंड वाला बाद में, पहले इस पे आते हैं। रिडक्शन इन सेल अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाला जीपी रेशियो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया, ये मैंने समझा दिया। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर हम कोशिश नहीं करते तो 90 रुपीज का सेल भी नहीं कर पाते, जो मैंने वहां पर दिखाया एग्जाम्पल में 90 रुपीज का भी सेल नहीं कर पाते। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, तो हम लोगों ने क्या किया, 90 रुपीज के सेल को मतलब जो है रिड्यूस्ड होने से रोक लिया, क्योंकि हम लोगों ने एडिशनल खर्चा करके उस सिचुएशन में भी 90 रुपीज का सेल करवा दिया। ये ब्रैकेट पे क्या लिखा है, एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंसेस, मतलब रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड
कौन सा वाला वैल्यू है? वही वाला वैल्यू है जो हम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंसेस करके जिस सेल को रिड्यूस होने से रोक दिया, ठीक है, या फिर वो एडिशनल सेल्स जो हम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंस करके कर दिया, यानी मेरे एग्जांपल के हिसाब से 90, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बता देते हैं ये क्या है। यहाँ पर ये इतना बड़ा चीज जो है याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन हम समझा देते हैं तो आई होप कि इजीली याद हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट के पहले दो नोट है वो नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट 1, if additional sales due to additional expense can't be identified, then assume actual sales in dislocation period as additional sales। क्या बोल रहा है? अगर क्वेश्चन में हमें बता दे कि एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ है, ये अगर हमें बता दे तो ठीक है। अगर नहीं बताए तो हम लोग एक्चुअल सेल्स जो है डिसलोकेशन पीरियड में उसी को एडिशनल सेल्स मानेंगे। मतलब हम बताते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो एक्चुअल सेल्स हुआ है डिसलोकेशन पीरियड में उसी को मैंने यहाँ पर क्या माना कि रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, मतलब एडिशनल सेल्स मान लिया कि अगर हम लोग एडिशनल खर्चा नहीं करते तो हमारा 90 रुपीज का सेल नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रहेगा कि बिजनेस इतना अच्छा था कि बिजनेस में इस हालत में भी 90 रुपीज का सेल हो सकता था। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि बिजनेस में जो एक्चुअल सेल्स 90 रुपीज का दिख रहा है, ये तो कोई खर्चा किए बिना ही दिख रहा है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा बिजनेस चलता है, लोग आते हैं डेली पे, कुछ ना कुछ जो है इनका सेल काफी अच्छा चलता है। तो आग लगने के बाद भले ही मतलब सेल 100 से 90 हो गया है, 100 से 90 हो गया है, लेकिन ये कोई एडिशनल खर्चा किए बिना ही हुआ है। लेकिन इन्होंने एडिशनल खर्चा भी किया ताकि सेल जो है और भी बढ़े। तो इस वजह से सपोज यहाँ पर सेल जो है 90 से, सपोज यहाँ पर 90 से 95 हो गया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एडिशनल खर्चे करने पे सेल और भी 5 रुपए का बढ़ेगा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस 5 रुपीज काउंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि देखो कंपनी या बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था कि अगर ये लोग इस सिचुएशन में भी एडिशनल खर्चा ना करते तो भी 90 रुपीज का सेल हो जाता, लेकिन इन्होंने एडिशनल खर्चा किया तो 95 रुपीज का सेल हुआ। मतलब इनका रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड 5 रुपीज हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि एडिशनल सेल करने पे सेल कितना हुआ है, तो हम लोग हमेशा मान लेंगे कि ये पूरा सेल ही जो है एडिशनल एक्सपेंस करने पे हुआ है। यानी कि जो मैंने नोट लिखवाया है इसका मतलब आई थिंक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कांट बी आइडेंटिफाइड, अगर क्वेश्चन में नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, देन एज्यूम एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड इज एज एडिशनल सेल्स। तो इसे हम लोग एडिशनल सेल्स बोल के मानेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो नोट नंबर 2, इफ if adjusted annual turnover can't be calculated, then considered annual turnover in our formula। तो पहले ये जस्ट पॉइंट बता देते हैं और वो सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने एक एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लैंग्वेज यूज किया है। यहाँ पर नोट बोल रहा है कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह सिर्फ एनुअल टर्नओवर इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। मतलब AAT के जगह, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे AAT, पूरा बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। AAT अगर नहीं कैलकुलेट हो रहा है, बाय चांस कैसे होगा वो तो हम बताएंगे, तो उसकी जगह हम लोग AT यानी एनुअल टर्नओवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं तो एनुअल टर्नओवर को लेके ही हम लोग ये वाले फॉर्मूले को कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हम पीछे एक बार लिख के दिखा दें। ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये हमें बोल रहा है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इन AAT एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। देख सकते हो मैंने यही लिख पाया है। फिर नीचे आ जाएगा AAT इनटू जीपी रेशियो प्लस अर्न इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू, इसको हम एक बार सिंपल लैंग्वेज में टर्नओवर लिखेंगे, ठीक है। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को समझने के लिए हम सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लिखते हैं एक बार टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर का मतलब सेल होता है, तो टर्नओवर ये भी टर्नओवर ही है, लेकिन ये एनुअल एडजस्टेड, एनुअल मतलब साल भर का, यहाँ एनुअल चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस पूरे लैंग्वेज को एक बार सिंप्लीफाई करके हम टर्नओवर लिखते हैं, ठीक है। टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, यहाँ पर भी लिखेंगे टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो प्लस यहाँ पर हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। फिर इसको रिप्लेस करते हैं, देखो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर देखो ये टर्नओवर लिख दिया मैंने जैसा है। अच्छा, जीपी रेशियो को हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो का मतलब नेट प्रॉफिट को हम लोग इंश्योर्ड करवा रहे हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय हो जाएगा सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये वाला होगा। अच्छा, नीचे भी सेम हो जाएगा टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को पूरा ऐसे करके, मतलब मैथमेटिकली अगर देखो इसको, अगर हम लोग ऐसे करके लिखते हैं टर्नओवर, ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। और इस पे ये पूरा डेटा है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और जब ये रिवर्स होगा, मतलब जैसे ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा ना, ये देखो टर्नओवर प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू, हम रिवर्स कर रहे हैं, इनटू करके ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेल्स इन प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर टर्नओवर प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और प्लस यहाँ पर ये वाला अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये रहेगा। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा, तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद कुछ इतना बचता है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे भी बचेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अब इसको समझो, हम इसको मान लेते हैं कि ये एक्स वैल्यू है, ठीक है, ये जो है ये वाला एक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, और ये अनइंश्योर्ड वाला पॉइंट वाई है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इनटू एक्स बाई एक्स प्लस वाई। अब इसका मतलब क्या हो रहा है समझो, एक्स का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट जिसको हम लोगों ने इंश्योर्ड करवाया, वो स्टैंडिंग चार्जेस जिसको हम लोगों ने इंश्योर्ड करवाया, और यहाँ पर एक्स का मतलब वही सेम, जो प्रॉफिट हम लोगों ने इंश्योर्ड करवाया, जो स्टैंडिंग चार्जेस हम लोगों ने इंश्योर्ड करवाया। वाई मतलब वो फिक्स खर्चे जो हम लोगों ने इंश्योर्ड नहीं करवाए, ठीक है, चाहे रीजन जो भी रहा हो। तो इसका मतलब हम लोग टोटल इतना कवर करवा सकते थे, मतलब करवाना चाहिए। हम लोग अगर सारी चीजों को कवर करवाना चाहते हैं नेट प्रॉफिट के साथ सारे स्टैंडिंग चार्जेस को, तो हम लोग को टोटल कवरेज इतने का लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसमें से इतने का ही कवरेज लिया। मान लेते हैं ये एक्स प्लस वाई अगर 200 हो रहा है, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर ये मान लो 100 है, और ये मान लो 100 है, ठीक है, ये भी 100 है,
लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 100 का ही कवरेज लिया, मतलब हमें 200 का कवरेज लेना चाहिए, हम लोगों ने 100 का कवरेज लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना % खुद को इंश्योर्ड करवाया, तो हम लोगों ने खुद को 1/2 यानी कि इंटू 100 करने पे 50% कवरेज करवाया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपने जो भी एडिशनल खर्चे करवाए होंगे उसका हम लोग आपको 50% ही कवरेज देंगे, क्योंकि आपने खुद को अपने खर्चे पे 50% जो है इंश्योर्ड करवा रखा है। तो ये फॉर्मूला हमें यही बता रहा है कि हम लोग कितने प्रोपोर्शनेटली कितने % जो है कवर्ड है, ठीक है। तो ये हम चाहे तो नहीं भी बोल सकते थे इतना कुछ, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने में शायद आसानी हो जाए, ऐसा सोच के मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली बता दिया। अगर किसी को ये चीज टफ लगता है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और याद करना ही पड़ेगा क्योंकि है यहाँ पर है, इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस तो ये हो गया, ये 3 तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब मान लो यहाँ पर आया सपोज 10,000 है, ठीक है, ये कैलकुलेट करके आया मान लो 7,000 और ये कैलकुलेट करके आया मान लो 9,000। तो हमें ये तीनों में से कौन सा क्लेम मिलेगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सेकंड वाला ही लोअर आएगा, वो तो कैलकुलेट करके पता चलेगा कौन सा लोअर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तब जाके हम लोग यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले पाएंगे। अभी हुआ स्टेप 3, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 4, नेक्स्ट पेज में करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, तो प्रॉफिट लॉस, ठीक है, कितना प्रॉफिट लॉस्ट हुआ है, जितना शॉर्ट सेल हुआ है, जितना हम लोग सेल नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये जो है क्लेम का पैटर्न तो वैसे ही है ना कि जितना सेल रिड्यूस होगा उतना ही प्रॉफिट रिड्यूस होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग इंश्योर करवाने के लिए गए। शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, इसीलिए मैंने तब बोला था कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा चाहेगी कि जो पर्सन है वो कोशिश करके सेल करे, क्योंकि इनको प्रॉफिट लॉस इसी हिसाब से कैलकुलेट, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या कवरेज देगी, जो प्रॉफिट लॉस हुआ प्लस जो एडिशनल एक्सपेंस है, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, वो कौन सा अमाउंट होगा, यहाँ पर जो हम लोग स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो लेना पड़ेगा। मतलब स्टेप 3 वाला जो अमाउंट निकल के आएगा वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो एडिशनल एक्सपेंस क्लेम है वो भी देगी, क्यों देगी वो भी मैंने समझा दिया। फिर लेस कर देगी यहाँ पर सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। और जो भी सेविंग्स हो जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड किया हुआ था, तो उस पे जो भी सेविंग्स होगा इंश्योरेंस कंपनी उतना लेस करवा देगी, ठीक है, उतना लेस करवा देगी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आपको हम लोग एडिशनल क्लेम तो दे रहे हैं, आपने जो खर्चा किया, खर्चा करके सेल बढ़ा, लेकिन आपने जो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड करवा रखा था वो तो हम लोग लाइबिलिटी ले रहे हैं, तो उसमें आपका जो भी सेविंग्स है वो आप लेस कर दीजिए। फिर इसके बाद जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे टोटल लॉस, ठीक है। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी अपना टोटल लॉस जो है कैलकुलेट करेंगे। अब इसीलिए एडिशनल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है, क्योंकि ये अमाउंट जितना ज्यादा होगा टोटल लॉस भी उतना ज्यादा होगा। ये अमाउंट कम करने का एक ही तरीका है, शॉर्ट सेल जितना कम होगा। शॉर्ट सेल कितना कम, कैसे कम होगा, जितना वो सेल करवाने का कोशिश करेंगे उसके लिए एडिशनल खर्चा करना पड़ सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हाँ करो, हम लोग वो क्लेम देंगे। और आपने जो सेविंग्स जो है कवर कर ली है इंश्योरेंस क्लेम की वजह से, तो उसका क्योंकि खर्चा हम लोग देंगे, क्योंकि आपके गोदाम में आग लगने की वजह से रेंट का खर्चा हम देंगे, सैलरी का खर्चा हम देंगे, क्योंकि आपने वो सब इंश्योर करवाया था, तो वो आप लेस कर दो, तो ये हो जाएगा टोटल लॉस। और स्टेप 5 कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ठीक है। क्लेम कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लेम हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट इनटू टोटल लॉस, जैसे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पे भी कर रहे थे, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टेड एनुअल
टर्नओवर into GP ratio, into GP रेशियो। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हम लोग का एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, ये वाला पॉइंट अभी तक एक्सप्लेन किए नहीं है, ये करेंगे कि एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर क्या है, बट इतना तो समझो ये सेल है, किसी एक साल का सेल के बारे में बता रहा है, तो उस पे कमाए गए प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा वाला होगा जो इंश्योरेंस कंपनी इतना जीपी कैलकुलेट करती है, तो ये अमाउंट, ठीक है, मतलब बेसिकली प्रॉफिट बोल सकते हो, इतना प्रॉफिट कमा सकते थे, उस पे जितना लॉस कर लिया और उतना परसेंटेज के बेसिस पे, पॉलिसी अमाउंट के बेसिस पे क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन रहा है। अच्छा, ये हम लोग का पॉइंट जो है कवर हो गया, मतलब कंसेप्ट जो है वो पूरा बन चुका है। अब हम एक डायग्राम बना देते हैं जिससे तुम लोग जो है पूरे चीज को एक समरी में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो भी पॉइंट पढ़ा था पूरे चीजों को हम समरी कर देते। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सपोज यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हम लोग का पीरियड है डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, ये पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पीरियड है डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है डिसलोकेशन पीरियड, मतलब इतने दिन बिजनेस जो है सही हालत में नहीं था, और इस सिचुएशन में सेल, एक्चुअल सेल्स हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो सेल होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। ठीक है, और ये है डेट ऑफ फायर, ये जो मैंने रेड कलर से किया है ये वाला। ठीक है, ये हो गया डेट ऑफ फायर, ये वाला डेट ऑफ फायर। अच्छा, अब सेम पीरियड का हमें ढूंढना पड़ता है स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल, और ये कहाँ से कहाँ तक का होगा इसका भी हम ऐसे लिख देते हैं, सेम पीरियड का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर पीरियड टू, एक ही जैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर पीरियड टू डिसलोकेशन, डिसलोकेशन पीरियड जिस साल आग लगा जैसा है, सिमिलर पीरियड हम लोग प्रीवियस ईयर में ढूंढेंगे, सिमिलर पीरियड टू डिसलोकेशन ऑफ प्रीवियस पीरियड, सॉरी ऑफ प्रीवियस पीरियड तो मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा सिमिलर पीरियड टू डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन पीरियड के जैसा ही सिमिलर पीरियड, और यहाँ पर जो सेल होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, ये जो सेल निकल के आता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल ये हो गया एक्चुअल सेल्स। अच्छा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये सपोज है एक प्रीवियस ईयर, और उसके बाद का जो है ये नेक्स्ट, ये है प्रीवियस, जो कि यहाँ खत्म हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब सीखेंगे एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है। तो जिस दिन फायर ऑकर हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसको मैंने अभी भी एक बार भी एक्सप्लेन नहीं किया है। जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में जहां 12 मंथ्स कंप्लीट होगा, जहां भी 12 मंथ्स कंप्लीट होगा, उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। यहाँ पर एनुअल टर्नओवर का मतलब जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन से लेके जहां पर जाके हम लोग का 12 मंथ्स कंप्लीट होगा, वो तो डेट दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कौन सा टाइम पीरियड हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर। लेकिन मैंने सिर्फ एनुअल टर्नओवर नहीं लिख पाया है, एडजस्टेड भी लिख पाया है, तो उसमें लिखेंगे इफ ट्रेंड इज एडजस्टेड, then it is called adjusted annual टर्नओवर। ठीक है, और अगर हमें ट्रेंड मिल जाता है और हम लोग ट्रेंड को इस एनुअल टर्नओवर में एडजस्ट कर देते हैं, तो उसे ही बोला जाता है एडजस्टेड एनुअल
टर्न, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्न। तो ये जो है एक समरी बन गया बोल सकते हो, ठीक है, कि जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं एक दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखवा के करवाएंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। ए फायर occurred on 1/1/2030 business was dislocated up to 31st December 2030. Sales in last year every month was 10 lakh. GP ratio is 30%. Calculate loss of profit. तो देखो कैसे होगा, बोल रहा है ये फायर ऑकर्ड ऑन 1/1/30, ठीक है, 1/1/30 बिजनेस वाज डिसलोकेटेड अप टू 31st December 30, ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेस कितना दिन डिसलोकेटेड रहा, ये 16 कर दो, ठीक है, 16 हो जाए 16 कर दिया। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बिजनेस जो है डिसलोकेटेड रहा। तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि बता दो डिसलोकेशन पीरियड क्या है, तो क्या बताएंगे, डिसलोकेशन पीरियड हो रहा है यहाँ पर जून से लेकर दिसंबर, मतलब 6 मंथ्स, ठीक है। डिसलोकेशन पीरियड मतलब जितना दिन बिजनेस जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए टाइम लगा, ठीक है। और इंडिमनिटी पीरियड सपोज जब हम लोगों ने खुद को इंडिमनिफाई किया था, तब हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को ये बताया था कि हमें ये पूरे बिजनेस को रिकवर, मतलब कभी भी अगर हमारे बिजनेस में फायर ऑकर होता है तो हमें मतलब आगे के जैसे कंडीशन में रिटर्न होने के लिए 7 मंथ्स लगेगा, ऐसा मान लो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने दिन तक सपोर्ट करेगी, अगर हम लोगों ने 6 मंथ्स में ही अपने बिजनेस को पहले के जैसा बना लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी हमें 7 मंथ्स के लिए जो है वो हमें जो है हेल्प करेगी। ये देखो यहाँ पर इंडिमनिफाई का मतलब मैंने क्या लिखवाया था कि ये ऑब्लिगेशंस होगा इंश्योरेंस कंपनी का। इट इज द लेंथ ऑफ द टाइम इंश्योरेंस कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू मेक पेमेंट टू कवर द लॉसेस इंश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी, ठीक है। तो जितने दिन के लिए वो लायबल है। लेकिन अगर किसी का कंडीशन 7 मंथ से पहले ही बेटर हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे 7 मंथ्स के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी उसे 6 मंथ्स के लिए ही सपोर्ट करेगी, यही रूल्स होता है, ठीक है। तो अगर आपने बोला था 7 महीना लगेगा, आपने अगर 6 महीने भी कर लिया अच्छी बात है, आपको 6 महीने तक का ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों 7 मंथ्स का करें, ठीक है। तो ये रूल्स होता है कि जो लोअर होगा वही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बताओ कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब हमें प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड का सेल निकालना है, जून से लेके दिसंबर। तो जून से लेके दिसंबर तक का हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ये कौन से ईयर का हो जाएगा, 2012 का, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर 1 जून 12 से लेके 31 दिसंबर
12 तक का, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग जो है स्टैंडर्ड सेल पहले लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड सेल क्या है, सेल्स इन लास्ट ईयर एवरी मंथ 10 लाख, तो ये 6 मंथ्स है, ठीक है। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर का भी तो हमें 6 मंथ्स लेना पड़ेगा, तो 6 मंथ्स का सेल, ठीक है। 6 मंथ्स इंटू 10 लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में किसी तरह का ट्रेंड मैंने नहीं लिखा है, और कुछ अवेलेबिलिटी ऐसा है भी नहीं कि हम लोग ट्रेंड को कैलकुलेट कर ले, तो ट्रेंड यहाँ पर 0 ही रख रहे हैं, लेस कर देंगे एक्चुअल सेल्स, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स भी मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, तो इसका मतलब 60 लाख का ही हम लोग का क्या बन गया, शॉर्ट सेल। तो अगर 60 लाख का शॉर्ट सेल है तो हम लोग का लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60 लाख इंटू 30%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 18 लाख, 18 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पूछा था कि बताओ लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 18 लाख। ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया, ठीक है, समझाने के लिए। एक्चुअली मेरा मेन पर्पस था ये बताने का कि ये दोनों में से जो लोअर है वही मिलेगा, ठीक है। बाकी ये तो एडिशनल बात है, ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जहां पर पूरा डिटेल्स हमें मिलेगा। अभी के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 8, ये वाला देखो क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंडिमनिटी पीरियड बता ही दिया है कितना है 13 मंथ्स। इंडिमनिटी पीरियड मतलब जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी से तो बताया कि ऐसा ऐसा होने से हमें 13 मंथ्स लग जाएगा फिर से रिकवरी करने पे। सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू 2 लाख। टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, ठीक है। हम लोग ना इसके साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले इनका ईयर जो है इतना तो पता चल गया, इनका ईयर जो है जैन टू दिसंबर वाला है, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 ऑफ दिसंबर 2001, ठीक है। इस पीरियड का टर्नओवर क्वेश्चन में बता रखा है, इस पीरियड का टर्नओवर है हम लोग का 12 लाख, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सेल है हम लोग का 12 लाख। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो है 2,40,000, ये क्या है कॉमा देके, ये 2,40,000 क्या है, ये वाला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का वैल्यू 2,40,000, गिविंग ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 20%। मतलब जीपी रेशियो में बता दिया, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जीपी रेशियो है 20%। तो यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलते हैं। यहाँ पर हम लोग का पॉलिसी वैल्यू ये गिवन था क्वेश्चन में, जीपी रेशियो ये भी मिल गया, जीपी रेशियो है हम लोग का 20%, और नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पॉलिसी वैल्यू कितना है, सम इंश्योर्ड का मतलब पॉलिसी वैल्यू जितना हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है 2 है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये दोनों मिला के है 2,40,000, ये भी मैंने नोट डाउन कर दिया। अच्छा, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 2,90,000। अच्छा, अब नेक्स्ट बता रहा है नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब इंश्योर्ड हो या नॉन इंश्योर्ड हो। तो यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि ये दोनों मिला के तो ऑल स्टैंडिंग चार्जेस होगा, सारे फिक्स्ड खर्चे दोनों मिला के है 2,90,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो इससे हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है। तो नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड अगर 2,40,000 का है, नेट प्रॉफिट और सारे स्टैंडिंग चार्जेस 2,90,000 का है, तो अनइंश्योर्ड कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, इंश्योर्ड भी अनइंश्योर्ड सब मिला के 2,90,000, और ये वैल्यू का 2,40,000, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2,40,000, तो ये कितना निकल के आएगा 50,000। ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करके भी दिया है, दैट इज 50,000 ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड, यानी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 2002 एंड अफेक्ट्स बिजनेस फॉर 6 मंथ्स। फायर ऑकर हुआ है 31 मार्च 2002, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 31 ऑफ मार्च 2002, इस डेट को फायर ऑकर हुआ है, और बिजनेस को कितना दिन जो है इफेक्ट किया है 6 मंथ। तो 6 मंथ्स मतलब मार्च का खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो बिजनेस जो है 30th ऑफ सितंबर 2002 तक डिसलोकेटेड हालत में था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा डिसलोकेशन पीरियड।
ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये हो गया डिसलोकेशन, ये पीरियड हो गया डिसलोकेशन। अच्छा, टर्नओवर फॉर 12 months एंडेड ऑन 31st March 2002 11,70,000। बोल रहा है 31st March 2002 को जो टर्नओवर बन रहा है, ठीक है, मतलब ये कौन सा वाला टर्नओवर है जो मैंने बताया, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में जाके 12 months तक का जो टाइम है उसे हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। ये देखो 12 months का हो रहा है जो 31st March 2002 को एंड होगा, मतलब यहाँ से लेके हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एंड कहाँ पर जाके होगा, सोच के देखो, अगर मेरा ईयर एंड 31st March 2002 है तो स्टार्टिंग कब होगा, 1 अप्रैल को होगा। ये तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 अप्रैल को होगा। तो ये हो जाएगा टर्नओवर। तो यहाँ पर लिखते हैं डेट 1 अप्रैल 2001, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड का सेल है ये बता रहा है 11,60,000, तो ये सेल, या फिर इसे लिखते हैं एनुअल टर्नओवर, ये वाला लैंग्वेज यूज होता है। तो एनुअल टर्नओवर एक ही बात है, टर्नओवर का मतलब ही सेल है। 11,70,000 ये एनुअल टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर फ्रॉम 1/4/2001 से लेके 30th September 2001 5 लाख। 1/4/2001 मतलब यहाँ से लेके ये 30th September 2001, मतलब ये कौन सा सेल है, ये स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेल है ये बता रहा है 5 लाख, ठीक है, ये बता रहा है 5 लाख है। ये कौन सा सेल है, ये है स्टैंडर्ड सेल, क्योंकि सिमिलर पीरियड का है, ठीक है, ये बन गया हम लोग का स्टैंडर्ड सेल। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 1/4/2002 से लेके 31st September तक का है 3 लाख, मतलब ये वाला मैंने सेम तरह का ड्रॉ करने का कोशिश किया। बाकी हाँ, ये डेट जो है आगे चला गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, चाहो तो इसको हम आगे कर देते 30th September 2002, सेम लेंथ पे ला दें। 30th September 2000, ठीक है। अच्छा, यहाँ का सेल कितना है, यहाँ का सेल हो रहा है, ये देखो यहाँ पर है 3 लाख, ठीक है, ये सेल है 3 लाख, और इसको हम लोग कौन सा सेल बोलेंगे, एक्चुअल से, ठीक है। इसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर रिडक्शन इन टर्नओवर भी बताया कि कितना रिडक्शन हुआ है। फिर बोल रहा है सेल्स अमाउंटिंग 1,60,000 जनरेटेड इन पीरियड 1/4/2022 से लेके 30 September 2022 बाय इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंसेस 30,000। मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस इन्होंने कितना किया है, यहाँ पर लिखते हैं पहले, फिर समझाते हैं क्या बोल रहा है। एडिशनल एक्सपेंसेस इन्होंने किया है यहाँ पर 30,000 का, और ये करने के लिए सेल्स जो है 1,60,000 जनरेट हुआ है 1/4/2002 से लेके, मतलब ये पीरियड में यहाँ से लेके 30th September 2002 तक ये खर्चा करने के वजह से जो सेल जनरेट हुआ है वो है 1,60,000। टोटल तो 3 लाख हुआ है, लेकिन ये खर्चा करने के वजह से एडिशनल सेल कितना हुआ है, एडिशनल सेल हुआ है यहाँ पर 1,60,000। देखो वही वाला पॉइंट आ गया, मतलब ये खर्चे के लिए 1,60,000 हुआ है, अदरवाइज जो है 3 लाख से कम था, ठीक है। तो हमें रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड पता चल गया, क्वेश्चन में कितना है 1,60,000। अभी हम लोग 3 लाख नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने नोट लिखवाया था एज वेल एज मैंने समझा भी दिया था। ये देखो, इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कांट बी आइडेंटिफाइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पा रहे, अगर नहीं कर पाते तो पूरे एक्चुअल सेल्स को हम लोग मान लेंगे कि जो हम लोग का रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बन गया। नेक्स्ट बोल रहा है सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। यहाँ पर ये भी लिखते हैं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये है 10, ठीक है। चलो, बस हमें क्लेम कैलकुलेट करके देना है, तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अपना शॉर्ट सेल, तो स्टेप वाइज ही चलना है, और ये करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। स्टार्टिंग में लगता है इतना टाइम तो लगता है ये समझाने में, तो लगेगा कि काफी मतलब टफ होगा, टफ कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे करते जाओगे स्टेप दिमाग में चला जाएगा तो इजीली कर पाओगे। स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, ठीक है। मुझे तो पता है क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम लोग अपने कॉपी देख के कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि शॉर्ट सेल कितना हो, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेल सेम पीरियड का 1/4/1 से लेके 30th September 1 तक का
स्टैंडर्ड सेल है 5 लाख। यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे एक्चुअल से। ट्रेंड यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते थे? यहाँ पर ट्रेंड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखो, क्योंकि हमें उसके लिए नॉन इफेक्टेड पीरियड का सेल चाहिए था, ठीक है। नॉन इफेक्टेड पीरियड का सेल चाहिए था, मतलब फायर ऑकर होने के पहले का सेल, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो हम लोग फिर ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ट्रेंड हमारा कुछ नहीं यहाँ पर दिखा सकते, ठीक है। तो नॉन इफेक्टेड पीरियड का सेल्स यहाँ निकाल लेंगे, प्रीवियस पीरियड का तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखो, मतलब हमें कहाँ का सेल चाहिए? 1 जनवरी 2002 से लेके 31 मार्च तक का सेल चाहिए, ठीक है। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? और इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? इसका प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 12 लाख है, यहाँ से यहाँ इतना है, तो बाकी जो है हम लोग 12 लाख डिवाइड, क्योंकि वैसे बोला भी नहीं है कि हर मंथ सेल इक्वल है, तो ये भी कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। अगर डेटा रहेगा तभी कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो सबसे पहला बात है ये, यहाँ डेटा मिसिंग है। यहाँ अगर मिसिंग है तो कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेंड को ऐसे ही रहने देंगे। एक्चुअल सेल्स जो है वो हुआ है हम लोग का 3 लाख, ठीक है। एक्चुअल सेल्स हम लोग का हुआ है 3 लाख, तो शॉर्ट सेल निकल के आता है 2 लाख। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। कितना एडिशनल एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ये हमारा स्टेप 2 होगा। देख लो, स्टेप 1 में मैंने, ये स्टेप 3 में आ रहा है। एक्चुअली स्टेप 2 में जीपी रेशियो कैलकुलेट हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जीपी रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। इसीलिए स्टेप 2 स्किप हो जा रहा है और ये वाला स्टेप 2 बन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जीपी रेशियो का कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम में 3 स्टेप हमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आता है एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस। तो एक्चुअल एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने नोट डाउन भी कर लिया है, ये रहा। एक्चुअल एक्सपेंसेस है 30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट, एक्चुअल एक्सपेंस इनटू AAT इनटू GP डिवाइडेड बाय AAT इनटू GP प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या करोगे? पूरा लिख के। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गया 30,000, ठीक है। अच्छा, जीपी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 20%, यहाँ पर भी लिखेंगे 20%। अच्छा, AAT कितना होगा? यहाँ पर AAT का मतलब ये वाला टर्नओवर। अब ट्रेंड ही नहीं है तो एडजस्ट क्या करेंगे? नहीं कर सकते, तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर की जगह एनुअल टर्नओवर लेना पड़ेगा, जो कि है 11,70,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है 50,000। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11,70,000 इंटू 20%, 2,34,000, और यहाँ पर प्लस 50,000, मतलब ये हो गया 30,000 इंटू 2,34,000 और 2,34 प्लस 50, डिवाइडेड बाई 2,84,000 इंटू 30,000। तो ये कुछ इतना अमाउंट आ रहा है 24,718, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 24,718 अप्रॉक्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो।
तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना है, अभी ये एक्चुअल सेल्स मत लिखो, क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया 1,60,000 जो है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड है। और रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब होता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस करने की वजह से हम लोगों ने जितना सेल रिड्यूस होने से बचा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 32,000। अब हमें क्लेम कौन सा मिलेगा, लोअर ऑफ द एबव, ठीक है, लोअर ऑफ एबव। तो ये तीनों में से लोअर कौन सा है, ये 32,000 है, ये 23,000 24,000 समथिंग है, ये और भी कम है, और यहाँ पर था 30,000, मतलब ये मिडिल वाला ही आया 24,718 24,718, ठीक है। ये हम लोग का हो गया लोअर ऑफ एबव, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 3। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले प्रॉफिट लॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस्ट ये कैसे निकलता है, शॉर्ट सेल इनटू जीपी। तो शॉर्ट सेल कितना निकल के आया, जीपी तो 20% गिवन था, तो शॉर्ट सेल हम लोग का निकल के आया 2 लाख। 2 लाख इंटू 20% यानी कि 40,000 ऐड कर देंगे। ऐड होता है, कोई एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम मिला है तो एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है हम लोग देंगे, ये वाला देने का बात किया है हमने 24,718, ठीक है। और यहाँ से लेस कर देंगे अगर हम लोग का कोई सेविंग्स हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज में, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। ये भी हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ होगा तभी ना लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख सकते। हमें कैसे पता कि इन्होंने कितना इंश्योर करवा रखा हो, 10,000, तो ये हम लोग का लेस हो जाएगा। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 3 और 2 मतलब 54,718, ये निकल के आता है टोटल लॉस, ठीक है। ये टोटल लॉस निकल के आता है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लेम कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इनटू GP रेशियो। टोटल लॉस यहाँ पर 54,708, AAT इंटू GP रेशियो 11,70,000 इंटू 20%, 11,70,000 इंटू 20%। पॉलिसी वैल्यू नोट डाउन किया था मैंने 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लाख डिवाइडेड बाई ये निकल के आया था 2,34,000, इंटू 54,718, तो ये हो गया 46,767.5 मतलब 8, ठीक है, 46,768 ये अप्रोक्स, ठीक है। ये क्लेम का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। तो हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला है, जबकि लॉस ऑफ स्टॉक जल्दी बनता है इससे। लेकिन हाँ, ये भी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। इस पे स्टेप्स थोड़ा सा जो है काउंट कैलकुलेशन, इस पे टाइम ज्यादा देना पड़ता है, ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 8 हम लोग का बन गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 9 जो है ये हम होमवर्क दे देते हैं क्योंकि ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आई होप कि तुम लोगों से हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस ये, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं अगर करोगे सारी चीजें करना चाहिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसी को करो बाकी चीज को मत करो, बट ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस का बात है, नया चीज है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर भूल जाओगे क्या एटी है, क्या जो है स्टैंडिंग चार्जेस है और क्या अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में